हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटी के इस क्लास में। दोस्तों प्रीवियस क्लास में बताए थे अनुच्छेद 55 से लेकर अनुच्छेद 60 तक बताए थे और उनमें से सारे पॉइंट को हम क्लियर किए थे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम पढ़ाएंगे अनुच्छेद 61 के बारे में पढ़ाएंगे और पूरे डिटेल पूर्वक पढ़ाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, उन सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे। पहले हम थोड़ा पिछले क्लास को हम रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अनुच्छेद 61 पर। तो अनुच्छेद 55 से 60 तक कल हम पढ़ाए थे। तो अनुच्छेद 55 में क्या बताए थे, राष्ट्रपति के कोटा की चर्चा की गई थी, अर्थात राष्ट्रपति के बनने के लिए क्या क्या कोटा की आवश्यकता होती है वो फॉर्मूला भी बताए थे, जिसे बताए थे कुल मतदान बटे कुल उम्मीदवार +1 और एक्स्ट्रा में लास्ट में क्या, तो फिर +1 जुड़ जाती है। 55 के बाद अनुच्छेद 56 में दिया गया राष्ट्रपति के कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या था, पद ग्रहण से क्या, तो 5 वर्ष तक होती है। अनुच्छेद 56 हो गया। अनुच्छेद 57 में दिया गया पुनर्निर्वाचन, अर्थात राष्ट्रपति जी, एक राष्ट्रपति जी अर्थात एक व्यक्ति जो है जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है चुनाव के द्वारा। अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया था, अनुच्छेद 58 में योग्यता थी राष्ट्रपति बनने की, क्या क्या योग्यता है। अनुच्छेद 59 में दर्शाए हैं क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए, जैसे पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60 में अर्थात शपथ की चर्चा है, तो शपथ कौन दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 61 के बारे में बात करते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, उसको आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में क्या बातें की गई है, तो अनुच्छेद 61 में बताया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या बताया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की गई है अनुच्छेद 61 में। इस महाभियोग का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, इस महाभियोग का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटा देना ही महाभियोग कहलाती है। तो महाभियोग क्या होती है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटा देना ही महाभियोग कहलाती है। लेकिन यह महाभियोग क्यों लाई जाती है, किस स्थिति में यह महाभियोग लाई जाती है, तो 2-3 कंडीशन है जिसके विरुद्ध क्या होती है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाई जाती है। तो वह कौन से 2-3 को कंडीशन है, जब क्या होती है, जब राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में चले आते हैं, तब राष्ट्रपति जब विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में चले आते हैं, उस कंडीशन में क्या होती है, महाभियोग लाई जाती है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति जब किसी अन्य देश के राष्ट्रपति अन्य देश की सरकार के फेवर में चली जाती है, तब क्या होती है, संसद के सदस्य के द्वारा क्या होती है, महाभियोग लगा के उसके पद से हटा दिया जाता है। एक कंडीशन तो यह हो गई, और एक कंडीशन हो गया संविधान के अतिक्रमण करने पर। संविधान के अतिक्रमण करने पर, इसी को हम दूसरा भाषा में बोल सकते हैं संविधान के अतिक्रमण करने पर, या फिर इसी को हम दूसरा भाषा में बोल सकते हैं मंत्रिमंडल के सलाह नहीं मानने पर। चलिए दोस्तों, पहले इसको हम समझते हैं क्या है, संविधान के अतिक्रमण करने पर या मंत्रिमंडल के सलाह नहीं मानने पर। अर्थात संविधान में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी जो भी काम करेंगे वह मंत्रिमंडल के सलाह पर करेंगे। अर्थात मंत्रिमंडल जो कहेगी वही राष्ट्रपति काम करेंगे, अपने मन मुताबिक नहीं काम करेंगे। अर्थात राष्ट्रपति जब मंत्रिमंडल के सलाह को नहीं मानते हैं, तो इस तरह से क्या हुआ, एक तरह से संविधान का अतिक्रमण करना हुआ, वह संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होती है, वह महाभियोग लाया जाता है। तो इस 2 कंडीशन में क्या होती है, 2 या फिर बोल सकते हैं 3 कंडीशन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाई जाती है। अब देखते हैं इस महाभियोग की प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेता है। तो हम बताए थे पिछले क्लास में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, जैसे यह एक क्या है, संसद है, यह एक क्या है, संसद है। संसद में क्या होती है, 2 बिल्डिंग होती है, एक क्या है लोकसभा और एक क्या होती है, राज्यसभा होती है। तो लोकसभा में क्या होती है, वर्तमान में 545 सदस्य है, जबकि राज्यसभा में 245 सदस्य है। ठीक उसी प्रकार से विधानमंडल क्या होती है, वह प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होती है, लेकिन संसद भारत में एक ही होती है। तो विधानमंडल के 2 कमरे होते हैं, कौन कौन, एक तो होते हैं विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। हालांकि विधानसभा सभी राज्यों में होते हैं और विधान परिषद सिर्फ अभी वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो हम बताए थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लिए थे, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा,
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे। कौन कौन भाग नहीं लिए थे? तो मनोनीत सदस्य हो गया, और ये एंग्लो इंडियन और विधान परिषद भाग नहीं लिए थे। लेकिन अब बात आती है राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेगी। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेती है? तो कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेती है। अगर इसको तोड़कर देखा जाए तो लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, और लोकसभा में देखिएगा यहाँ जो 545 सदस्य है, इसमें दो कौन है? एंग्लो इंडियन होते हैं। दो जो होते हैं एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा में जो 245 सदस्य है, इसमें से 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति कला विज्ञान के क्षेत्र में जो मनोनीत करते हैं, तो वह भी क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, तो वह भी भाग लेते हैं। तो इसको अगर तोड़कर देखा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा भाग लेती है, एंड एंग्लो इंडियन भी भाग लेती है। एंग्लो इंडियन एंड मनोनीत सदस्य भी भाग लेती है। मनोनीत सदस्य, अब यह जो मनोनीत सदस्य है सिर्फ आप संसद को ही याद करेगा। हालांकि विधानसभा में भी क्या होती है? विधानसभा में एंग्लो इंडियन और मनोनीत सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर विधानसभा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ संसद की चर्चा कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेती है? तो संसद के सदस्य भाग लेती है, या फिर अगर तोड़कर देखा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा, एंग्लो इंडियन और मनोनीत सदस्य भाग लेती है। वहीं अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम देखेंगे तो यहाँ एंग्लो इंडियन और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे? हम क्लास में बताए थे, आप प्रीवियस क्लास में जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस राष्ट्रपति के महाभियोग में एंग्लो इंडियन एंड मनोनीत सदस्य क्यों भाग लिए। तो जाहिर सी बात है कि यह महाभियोग कब लाई जाती है? जब राष्ट्रपति कोई उटपटांग काम कर देते हैं या संविधान का अतिक्रमण करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति उसके सपोर्ट में नहीं रहेगा। इसलिए क्या हुआ था, इस एंग्लो इंडियन और मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल कर लिया गया। हालांकि वहां पर देखेंगे निर्वाचन की स्थिति में पक्षपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, इसलिए निर्वाचन में इन दोनों सदस्य को अर्थात मनोनीत सदस्य और एंग्लो इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर महाभियोग में पक्षपात जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए इसको क्या हुआ था, इसमें शामिल कर लिया गया। अब देखते हैं इस विधानसभा को हालांकि निर्वाचन में भाग लिया गया, लेकिन महाभियोग में क्यों नहीं लिया गया था। आप सीधा समझ सकते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग में यह विधानमंडल भाग नहीं लेती है। हालांकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ विधानसभा भाग लेती थी, लेकिन महाभियोग में इसको क्यों नहीं शामिल किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लाई जाती है वह राष्ट्रपति के संविधान के अतिक्रमण करने या विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में जाने के फलस्वरूप होती है। तो यह बात किसको पता रहेगा? जो दिल्ली में जो एमपी बैठा है उसी को पता रहेगा। हालांकि विधानसभा का एमएलए जो है वह तो राज्य में बैठा रहता है या अपने घर पर बैठा होगा, तो उसको दिल्ली में क्या घटना हो रहा है उसको कैसे पता चलेगा। तो जनरली किसको पता रहेगा कि राष्ट्रपति जी कुछ अवहेलना पूर्वक काम कर रहे हैं, तो एमपी को पता रहेगा। इसलिए क्या हुआ था, जनरली क्या होता है, इस राष्ट्रपति के महाभियोग में विधानसभा को इसलिए क्या होता है नहीं शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? सिर्फ एमपी को ही शामिल किया गया था, तो लोकसभा और राज्यसभा को ही शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों, अब महाभियोग की क्या प्रक्रिया होती है और महाभियोग के द्वारा कैसे राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है उसको हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग क्या थे? महाभियोग की क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है उसको हम देखते हैं। महाभियोग की क्या प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, यहाँ पर हम एक चित्र बना रहे हैं। यह क्या है? संसद है। या मान लेते हैं यह एक क्या है? संसद है। इस संसद में क्या है? एक तरफ लोकसभा और एक तरफ क्या? राज्यसभा है। लोकसभा राज्यसभा को ही क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। हालांकि संसद जो होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, हम संसद चैप्टर में पढ़ाएंगे। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग जो होते हैं वह 3 होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं। तो संसद में 2 सदन होते हैं, कौन? लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया, तो आप याद रखिएगा, यह महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस सदन से शुरू की जाती है, किस सदन से शुरू की जाती है उसको आप याद रखिएगा। तो यह महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू तो होगी
लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं से भी हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन से हम क्या करते हैं, इस महाभियोग की प्रक्रिया को शुरुआत कर सकते हैं। ये यानी कि ये बाधित नहीं है कि आप लोकसभा से ही या फिर राज्यसभा से ही क्या महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। या आप बिल्कुल मन से निकाल के रखिएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह लोकसभा से भी शुरू कर सकते हैं या फिर राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं महाभियोग की क्या प्रक्रिया होती है। जब भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है, यदि हम मान लेते हैं सपोज दैट हम मान लेते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा से हम शुरू करते हैं, हालांकि हम राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हैं। मान लेते हैं कि लोकसभा से महाभियोग की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं, तो सर्वप्रथम अगर हम लोकसभा से शुरू करते हैं तो पहले आप याद रखिएगा 1/4 सदस्य, कितने 1/4 सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया शुरुआत जब हम करेंगे तो 1/4 सदस्य 1/4 जिसको हम 25% भी कह सकते हैं। यदि हम लोकसभा से शुरू कर रहे हैं महाभियोग की प्रक्रिया तो 1/4 सदस्य अर्थात 25% सदस्य जो है, या जो 545 सदस्य यहाँ पर बैठते हैं, इस 545 का 25% अर्थात 1/4 सदस्य हमारे समर्थन में होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया या ऐसा क्यों प्रक्रिया अपनाई गई कि आपको अगर राष्ट्रपति के महाभियोग शुरू करनी है तो 1/4 सदस्य को आपके समर्थन यानी फेवर में रहना चाहिए, तभी आप उसके आगे की प्रक्रिया को कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया, तो आप जनरली समझ सकते हैं कि हम निर्वाचन में पढ़ाए थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए एक ऐसी कंडीशन थी जो सभी लोगों को क्या हुआ, निर्वाचन में शामिल होने से छटनी कर देता था, जिसमें एक कंडीशन क्या था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अगर सोचिए, अगर इस 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की कंडीशन को अगर निर्वाचन में भाग लेने से अगर हटा देंगे तो हमको लगता है राष्ट्रपति के जब चुनाव होंगे उसमें लाखों लोग क्या होंगे, शामिल हो जाएंगे कि हम राष्ट्रपति बनेंगे। क्या लाखों लोग शामिल हो जाएंगे, इसी लाखों लोग से। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें क्या होता है, जितने भी सदस्य शामिल होते हैं सभी पर क्या होता है, वोटिंग करनी होती है। हमको लगता है वोटिंग करते करते दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए क्या होता है, इस भीड़ को कम करने के लिए क्या हुआ था, उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जैसे कंडीशन को जोड़ दिया गया, ताकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कम से कम लोग भाग ले और जल्दी से उसके वोटिंग का काउंटिंग हो जाए। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखिएगा कि जब भी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो पहला कंडीशन है कि उस महाभियोग की प्रक्रिया को शुरुआत करने के लिए 1/4 सदस्य आपके फेवर में होना चाहिए। अर्थात अगर लोकसभा से आप शुरू कर रहे हैं तो इस लोकसभा के जो 545 सदस्य है इसके 1/4 अर्थात 25% जो है इस लोकसभा के समर्थन में होना चाहिए कि हाँ, हम इस राष्ट्रपति को हम हटाना चाहते हैं। तो आप देखिएगा, तो पहला कंडीशन क्या है, 1/4 सदस्य आपके समर्थन में होना चाहिए। और फिर दूसरा कंडीशन क्या है, 2/3 सदस्य अर्थात 66% 2/3 सदस्य के द्वारा वह जो महाभियोग का प्रस्ताव है इस लोकसभा से आपको पारित करना पड़ेगा। या लोकसभा से 2/3, पहले 1/4 आपके फेवर में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन 2/3 अर्थात 66% जो है सदस्य जो है इस अगर लोकसभा से शुरू कर रहे हैं तो इससे क्या पारित होना चाहिए। अब यहाँ से पारित हो गया तब यह प्रस्ताव कहाँ पर जाएगा, तो यह प्रस्ताव जो है वह राज्यसभा में जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, जब भी राज्यसभा में यह प्रस्ताव जाएगी तो उसके 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, तो 14 दिन पहले जो है आपको राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी कि आप पर महाभियोग का प्रस्ताव आने वाला है। तब जो ही राष्ट्रपति को यह प्रस्ताव के बारे में पता चलेगा कि हमारे पर महाभियोग प्रस्ताव आ रहा है, क्यों वह क्या दौड़ ले जाएगा, कौन, राज्यसभा में, यानी कि दूसरा सदन में वह दौड़ ले जाएगा और वहां पर क्या करेगा, अपने जो भी कारनामा किया है, जो भी संविधान का अवहेलना किया है या फिर मंत्रिमंडल के सलाह को नहीं मानना है, ऐसा जो भी काम किया है या नहीं किया है वह अपना प्रूफ देगा कि हमने यह ऐसा काम नहीं किया है, आपको शायद गलत फहमी हुई है इस वजह से। अगर वह अपना जो भी काम किया है, अगर मान के चलते हैं बाय चांस जो भी काम किया है वहां पर सच साबित हो जाए और यहाँ पर राज्यसभा से क्या हो, 2/3 सदस्य द्वारा क्या हुआ, यह प्रस्ताव पारित हो जाए, 2/3 अर्थात 66%।
यहाँ लोकसभा से पारित हो चुका है। अब यहाँ पर 14 दिन पहले उसको राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर दिया गया। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपने कारनामा को अर्थात जो भी गलत काम किया है उसको वहां पर सिफारिश देंगे कि हम कोई भी गलत काम नहीं किया, जो भी किया है वह राष्ट्र के हित के लिए किया है। फिर भी अगर नहीं माना जाता है और फिर राज्यसभा अगर फाइनली 2/3 सदस्य अर्थात 66% से राज्यसभा भी अगर पारित कर देते हैं, तब क्या होगा, तब इस राष्ट्रपति को अपने पद से उसको हटाना पड़ेगा। राष्ट्रपति क्या होंगे, वहां से हटेंगे, फिर क्या होगा, उपराष्ट्रपति वहां पर आएंगे और फिर 6 महीने के अंदर क्या होगा, चुनाव होगा और फिर नए राष्ट्रपति बनेंगे। अगर मान के चलते हैं सेकेंड कंडीशन, अगर मान के चलते हैं यहाँ पर क्या होता है, जो भी राष्ट्रपति अपना कथन दिए कि हम जो भी काम किए राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र के हित के लिए किए, यह सब काम किए थे, लेकिन यह राष्ट्र के हित के लिए था। तब क्या हुआ कि राज्यसभा में लगा कि हाँ सही, राष्ट्रपति जी शायद सही बोल रहे हैं कि यह जो काम किए हैं वह राष्ट्र के हित के लिए किए हैं। तो बाई चांस यहाँ पर अगर राज्यसभा से 66% होना चाहिए वोट, बाई चांस मान लेते हैं अगर यहाँ पर 40% ही वोट मिले, हालांकि कुछ सदस्य को लगा कि नहीं सही में काम किया, तो कुछ लोग उसके फेवर में वोट नहीं दिए, जिससे क्या हुआ 66% की जगह पर यहाँ पर 40% हो गया। तब वह क्या होगा, इससे क्या पारित हो चुका है, इससे पारित होकर यहाँ पर आया है। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि नहीं राष्ट्रपति जी जो काम किए हैं वह सही किया है, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं हुए, इसलिए 40% वोट मिला। हालांकि 66% होना चाहिए, जिससे क्या हुआ यह प्रस्ताव क्या हुआ, रद्द हो जाएगा, यह प्रस्ताव रद्द हो जाएगा और यह महाभियोग का प्रस्ताव रद्द हो जाएगा और राष्ट्रपति जी पर लगा हुआ आरोप झूठा हो जाएगा और राष्ट्रपति अपने पद से नहीं हटेंगे। अब देख लेते हैं एक कंडीशन, तो देख लीजिए एक कंडीशन क्या देखे थे कि राष्ट्रपति जी को हटा दिए। सेकंड कंडीशन देखे कि नहीं हटे क्योंकि यहाँ पर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। और बाई चांस मान लेते हैं, अब थर्ड कंडीशन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर 1/4 यानी कि जिस सदन से शुरू करनी पड़ती है 1/4 तो क्या समर्थन में होना चाहिए। मान लेते 1/4 समर्थन में चल भी आया, अगर यहाँ पर 66% नहीं मिला, 66% नहीं मिला, अगर 63% ही मिल गया, तब क्या होगा, शुरू करने से पहले यानी कि पहले ही सदन में वह प्रस्ताव क्या होगा, रद्द हो जाएगा। हालांकि 1/4 से समर्थन मिला वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर 66% की जगह पर पहले सदन में अगर 63% मिल गया है तो वह प्रस्ताव पहले सदन में क्या होगा, रद्द हो जाएगा और सेकंड सदन में तो जाएगा ही नहीं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जाता है। अब एक नोट देकर क्या पॉइंट लिखिएगा, क्या कि जिस सदन से पहले जो शुरुआत की जाती है वहां पर तो 1/4 सदन का समर्थन प्राप्त होता है। क्या यह प्रस्ताव पारित होकर अगर दूसरा सदन में जाएगा तो यहाँ पर भी 1/4 सदस्य की जरूरत पड़ेगी? नहीं। यहाँ सेकंड कंडीशन जो होती है यानी कि 1/4 सदस्य के द्वारा जब पारित होकर सेकंड सदन में जाती है तो वहां पर 1/4 सदस्य की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि 1/4 वहीं पर जरूरत पड़ती है जिस सदन से शुरुआत की जाती है। अगर राज्यसभा से शुरू करेंगे तो शुरुआत में राज्यसभा को 1/4 सदस्य का समर्थन प्राप्त करना होगा, लेकिन हम लोकसभा से शुरू किए तो यहीं पर 1/4 सदस्य की जरूरत पड़ेगी और सेकंड में आएगी तो यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पर 66% अर्थात 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, नोट देकर यह पॉइंट आप लिख लीजिएगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है, नोट नंबर 2 में क्या लिखेगा, नोट नंबर सेकंड में क्या लिखेगा कि राष्ट्रपति की जो गलती की सफाई देने का मौका जो होता है वह सिर्फ एक ही सदन में मिलता है, दोनों सदन में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि जब भी हम शुरू कहाँ से किए थे, लोकसभा से। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई थी, लोकसभा से शुरू हुई थी। ऑलरेडी लोकसभा से क्या होता है, वह जो प्रस्ताव है वह पारित हो चुका रहता है। जब पारित हो जाता है तब क्या होती है, वह राज्यसभा में आती है। तो यही सिर्फ क्या होती है, राज्यसभा में ही क्या होता है, उसे अपनी गलती की सफाई देने का मौका मिलता है। अर्थात सिर्फ एक ही सदन में राष्ट्रपति को गलती की सफाई देने का मौका मिलता है, दोनों सदन में नहीं मिलता है। अब देखिए परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखिएगा, यह पॉइंट याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग के जो प्रस्ताव होता है उस प्रस्ताव को शुरू करने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होती है, यानी कितने लोगों की समर्थन की आवश्यकता होती है। तो 1/4 सदस्य या 25% सदस्य की आवश्यकता होती है। और सेकंड में क्या लिखेगा, उस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए कितने लोगों का समर्थन होना चाहिए। तो 2/3 सदस्य या फिर 66%।
66% लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चले दोस्तों अब देखते हैं यह जो महाभियोग शब्द यूज कर रहे हैं, यह जो महाभियोग शब्द यूज कर रहे हैं, यह महाभियोग शब्द किस देश के संविधान से लाया गया है? तो आप याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से, अर्थात यूएसए के संविधान से लाया गया है। जबकि हमारे देश के राष्ट्रपति का पद जो है वह कहाँ से लाया गया है? तो यूके से लाया गया, अर्थात यूनाइटेड किंगडम से लाया गया है। आप कहिएगा यूनाइटेड किंगडम में तो वहाँ पे प्रधान जो होती है वहाँ की महारानी होती है। हालांकि आप देखिएगा वहाँ की जो महारानी है वहाँ की नाम मात्र प्रधान है, वास्तविक प्रधान वहाँ पर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत में भी नाम मात्र प्रधान कौन होती है? कार्यपालिका के राष्ट्रपति होते हैं। वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों आप एक पॉइंट और याद रखिएगा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो महाभियोग जो शब्द है या महाभियोग शब्द जो है वह सिर्फ क्या होता है? वह राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है। राष्ट्रपति के लिए सिर्फ क्या होता है? महाभियोग शब्द यूज किया जाता है। हालांकि यह महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उपराष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, उसको भी क्या होती है? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाता है। लेकिन उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उसके लिए अर्थात उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए महाभियोग की जगह जो होता है वह संसद की कार्यवाही शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति के जो हटाने की प्रक्रिया उसे महाभियोग कहते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज उसे हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संसद की कार्यवाही कहते हैं। महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे। चले दोस्तों अब अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अगला अनुच्छेद क्या है? तो 61 के बाद कौन है? अनुच्छेद 62 की बात करते हैं। अनुच्छेद 62 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 62 में बताया गया राष्ट्रपति के पद के रिक्त होना। राष्ट्रपति के पद के रिक्त होना कहाँ पर है? अनुच्छेद 62 में। अब देखिए राष्ट्रपति के पद जब भी रिक्त होते हैं तो उस जगह पर कौन आते हैं? तो जब भी राष्ट्रपति के पद रिक्त होंगे तो उस स्थान पर कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति आते हैं। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उस जगह पर कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी अगर अनुपस्थित हो तो हम बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो है 33+1 न्यायाधीश होते हैं, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश होती है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसके जगह जो अन्य न्यायाधीश जो है वह आएंगे, अर्थात 33 जो अन्य न्यायाधीश है उसमें से कोई भी जो वरिष्ठ होगा उसको क्या होगा? यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बना दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अगर ये नहीं है तो उसमें जो अन्य न्यायाधीश है उसको शामिल किया जाता है। अब देखते हैं कि यह उपराष्ट्रपति का यानी कि राष्ट्रपति का पद जो है किस स्थिति में क्या होता है? उसका पद खाली हो जाता है, उसको हम देखते हैं। तो पहला एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त हो गया हो एंड तब उसका निर्वाचन यदि नहीं हुआ है, तब उसका निर्वाचन अगर नहीं हुआ है तो उस स्थिति में क्या होती है? राष्ट्रपति के पद जो है वह खाली हो जाती है। सेकंड एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति अपने पद पर बने हुए हैं, अगर उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा दिया गया तो उस कंडीशन में भी अनुपस्थित हो जाएंगे वह पद। अगर पद के द्वारा अगर वह त्याग पत्र दे देते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? राष्ट्रपति के पद क्या होंगे? खाली हो जाएंगे। अगर राष्ट्रपति क्या होंगे? अगर निर्वाचन अवैध हो जाएगा तो भी निर्वाचन अगर अवैध हो जाए तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? राष्ट्रपति के पद खाली हो जाएंगे। और एक लास्ट कंडीशन हो सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान भी क्या होगा? राष्ट्रपति का पद जो है वह खाली हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस पांचों पॉइंट को हम समझते हैं, यानी कि 5 कंडीशन क्या होती है? राष्ट्रपति के खाली होने को दर्शाता है। इसमें से आप देखिएगा यह जो 4 पॉइंट है, यहाँ जो 4 कंडीशन है राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने में,
इसमें क्या होते हैं, पद खाली होते हैं तो उपराष्ट्रपति ही आते हैं। लेकिन ऊपर जो यहाँ कंडीशन है, उपराष्ट्रपति के यानी कि राष्ट्रपति के पद जब खाली होते हैं तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति नहीं आते हैं, बल्कि जो राष्ट्रपति बने हुए रहते हैं वही आते हैं। उसको हम समझते हैं कैसे। यहाँ पर क्या बताया गया, यदि कार्यकाल समाप्त हो गया हो तब अगर उसका निर्वाचन नहीं हुआ हो, तो निर्वाचन नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई स्थिति ऐसी होगी जिस कारण से निर्वाचन नहीं हुआ। बाय चांस मान लेते हैं कि अगर भारत की कोई भी क्रिटिकल कंडीशन ऐसी आ जाती है, बाय चांस राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ। हालांकि राष्ट्रपति का निर्वाचन तो किसी भी समय नहीं रुकना चाहिए, हर हाल में राष्ट्रपति का निर्वाचन होकर रहता है। लेकिन कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आ सकता है जिस कारण से अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ है तब क्या होती है, इसके यानी कि कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा नहीं दिया जाता बल्कि अगला निर्वाचन जब तक नहीं होता है तब तक पहले वाले राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति नहीं आते बल्कि पहले वाले राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। एक क्या होता है, महाभियोग कंडीशन। अब महाभियोग द्वारा हटाएगा तो क्या उपराष्ट्रपति आएंगे, फिर 6 महीना में निर्वाचन होगा, फिर नए राष्ट्रपति बनेंगे। त्यागपत्र में भी क्या होगा, उपराष्ट्रपति आएंगे, फिर 6 महीने बाद निर्वाचन होगा, बनेंगे नए राष्ट्रपति। अब निर्वाचन जब अवैध हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, निर्वाचन अवैध कैसे होता है। मान के चलिए कि राष्ट्रपति के जो योग्यता है वह कौन है, 35 वर्ष है, और उसमें क्या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं जो भी उम्मीदवार है वह अपने कोई भी क्या होता है अनवैलिड डॉक्यूमेंट बना लिया, हालांकि 30 साल हुआ है, वह अनवैलिड डॉक्यूमेंट बना लिया कि हमारे 35 साल हो गया, और यह भी छुपा लिया कि वह उसके पास सरकारी नौकरी है, और वह छुपा लिया कि हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है। और मान के चले वह राष्ट्रपति बन गया और 1-1.5 साल के बाद पता चला कि उसका उम्र जो था वह 30 साल था और वह सरकारी नौकरी प्राप्त किया था। तब क्या उस दौरान क्या होगी, 1 साल के बाद क्या होगी, उस राष्ट्रपति को तब तो हटा दिया जाएगा। लेकिन वहाँ जो 1 साल के दौरान वहाँ क्या होगा, राष्ट्रपति बहुत सारे काम किए होंगे, तो बहुत सारे लोगों को फांसी पर लटकाए होंगे और बहुत सारे प्रस्ताव अर्थात बिल पर वह सिग्नेचर भी किए होंगे। तो क्या वह जो बिल पारित हुआ वह अवैध हो जाएगा, नहीं अवैध होगा। इसको आप याद रखिएगा, जब भी अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध हो जाता है तो उसके द्वारा किए गए काम जो होते हैं वह अवैध नहीं होते बल्कि वैध ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं वह मंत्रिमंडल के सलाह पर करते हैं। मंत्रिमंडल तो पगलाया नहीं था, वह तो सही था ना, पगलाया कौन था, अर्थात अवैध कौन था, राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल तो अवैध नहीं था। हालांकि जो भी काम होते हैं मुख्य भूमिका मंत्रिमंडल की होती है, राष्ट्रपति जी सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। तो क्या होता है, पगलाया कौन था, राष्ट्रपति। इसलिए क्या था, उनके द्वारा किया गया काम कोई भी अवैध नहीं होता है, जबकि उस कार्यकाल के दौरान जो भी काम किए है वह कौन होता है, वैध होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं, मृत्यु हो गया। अब देखिए मृत्यु जब भी हो जाएगा तो उस दौरान क्या होंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे और फिर 6 महीने बाद क्या होगा, निर्वाचन होगा। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्या हो गया था, अगर वर्तमान में अगर देखा जाए कि अभी तक जो है वह 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन आप देखिएगा अगर 2 राष्ट्रपति जी की मृत्यु हुई है, 2 राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। लेकिन अभी आप देखिएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 है। तो ये क्या लोचा है उसको हम समझते हैं। तो 2 राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने हैं, 3 है। तो इस लोचा को हम समझते हैं। जब क्या थे, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे, उस टाइम उपराष्ट्रपति कौन थे, उस टाइम उपराष्ट्रपति जो थे वह बीवी गिरी थे। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तब इस कार्यवाहक राष्ट्रपति के सीट पर कौन आए, यह बीवी गिरी आए। कौन आए, बीवी गिरी आए। लेकिन क्या हुआ था, कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीने के लिए ही रहते हैं, अर्थात 6 महीने के अंदर चुनाव होकर रहेगा। तो जब भी यह चुनाव हुआ ना, इसके कार्यकाल के दौरान यह क्या किए, इनको पता था क्या कि इनको क्या लगा, इस बीबी गिरी को यह लगा कि हम लाभ के पद पर है, अर्थात उपराष्ट्रपति के पद से क्या होगा, क्यों ना हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर जीत जाएंगे तो हम राष्ट्रपति बन जाएंगे। इस उपराष्ट्रपति के पद में रखा है क्या, और इसको यह लगा कि हम जो उपराष्ट्रपति के पद पर है यह लाभ का पद है और हमको निर्वाचन लड़ने के लिए इस लाभ के पद से त्यागपत्र देना होगा। और इसको यह पता ही नहीं था कि जो भी राजनीतिक पद होते हैं वह लाभ के पद नहीं होते हैं बल्कि वह तो जनता के सेवक होते हैं। इसको या तो पता ही नहीं था या बिना पता कर ले क्या हुआ, हालांकि जितने भी राजनीतिक पद होते हैं वह लाभ के पद नहीं होते हैं बल्कि वह जनता के सेवक होते हैं।
अगर राष्ट्रपति अगर कोई भी निर्वाचन जीत लेते हैं तो वह निर्वाचन जीतने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन कोई सरकारी नौकरी में है तो पहले उसको इस्तीफा देना पड़ेगा सरकारी नौकरी से, तब वह निर्वाचन लड़ेंगे। लेकिन इसको तो पता ही नहीं था कि जो भी राजनीतिक पद होते हैं वह लाभ के नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, जनता के सेवक होते हैं। इन्होंने क्या किया, बिना कहले सुनले क्या किया, यह पद से इस्तीफा दे दिया, अर्थात त्याग पत्र दे दिया। अब देखिए जाकिर हुसैन की तो मृत्यु हो गई और यह जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, यह निर्वाचन लड़ने के लिए क्या किया, यह अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। अब क्या हुआ, देश में ना राष्ट्रपति है और ना ही उपराष्ट्रपति है। इस कंडीशन में हम क्या पढ़ाए थे, जब दोनों ना हो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तब कौन आते हैं, तो वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एम हिदायतुल्लाह थे, एम हिदायतुल्लाह। तो यहाँ पर एम हिदायतुल्लाह जो है सेकंड कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर आप देखिएगा राष्ट्रपति की मृत्यु एक हुई, लेकिन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति क्या बन गया, दो को बन गया, एक बीपी गिरी बन गए और एक एम हिदायतुल्लाह बन गया। और सेकंड क्रम में जब क्या होता है, एक राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी। उस टाइम जो उपराष्ट्रपति थे वह कौन थे, बीडी जत्ती थे। कौन थे, बीडी जत्ती थे। और क्या यहाँ बीडी जत्ती यहाँ पर आए थे। हालांकि इसके टाइम पर कोई भी लोचा नहीं हुआ था। आप याद रखिएगा जाकिर हुसैन के टाइम पर क्या, जब ये मरे थे, दो उपराष्ट्रपति आए थे, दो जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति आए थे। कौन कौन, बीपी गिरी और एम हिदायतुल्लाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन सेकंड क्रम में जो फखरुद्दीन अली अहमद बने थे, उस टाइम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, बीडी जत्ती बने थे। फिर 6 महीना बाद निर्वाचन हुआ, फिर नए राष्ट्रपति बन गए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।